सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू यूआईएस। सो आज के हिंदू सेशन के अंदर जो टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे, एक बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एंड वी विल डिस्कस अबाउट इंडस वाटर ट्रीटी। इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में वी आर गोइंग टू डिस्कस। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है एंड इस पर भी कई चीज़ें हैं, मतलब डिफरेंट एस्पेक्ट है वी आर गोइंग टू डिस्कस। सो आज के जो टॉपिक्स पूरे सेशन के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे, एक तो इंडस वाटर ट्रीटी। ये टॉपिक ज्योग्राफी में भी आ सकता है। दिस टॉपिक इज रिलेटेड विथ इंटरनेशनल रिलेशन ऑल्सो। परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से भी जो प्रश्न वो आ सकता है, जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आपका जीएस पेपर 2 में दे रखा है, तो उसमें प्रश्न आपके लिए फ्रेम हो सकता है। ग्राउंड वाटर गवर्नेंस किस तरीके से है, क्या क्या कदम उठाए गए हैं ग्राउंड वाटर गवर्नेंस से रिलेटेड, एक टॉपिक है। इशू लिंक्ड विथ चीता प्रोजेक्ट, ये टॉपिक एनवायरनमेंट का है। पॉलिटी गवर्नेंस, या इसको एनवायरनमेंट के अंदर भी लिंक कर सकते हैं। और फिर एक टॉपिक आईआर इन न्यूज है और मेंस का क्वेश्चन है। मेंस में जो बेस्ट आंसर हो, कम्युनिटी पोस्ट में मैंने ऑलरेडी आपका डाल दिया है, तो आप लोग देख लो, क्वेश्चन देख लो। आज का जो प्रश्न है जिस पर आपको लिखना है, टू मीट अपकमिंग चैलेंजेस ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, इंडस वाटर ट्रीटी नीड टू बी रिफॉर्म्ड। ये आपको एक्सप्लेन करना है। जलवायु परिवर्तन के कारण आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए सिंधु जल संधि में सुधार की आवश्यकता है। ये आपको एक्सप्लेन करना है कि जलवायु परिवर्तन के कारण जो भी चुनौतियां हैं उसको सामना करने के लिए जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसमें रिफॉर्म करने की जरूरत है। सो दिस सेशन इज प्रेजेंटेड बाय मी। अच्छा, कहाँ पे आपको अपने आंसर को सेंड करना है? सौरभ पांड्या अकेडमी टेलीग्राम चैनल पे। लिंक आपको कल के सेशन में भी जो टेलीग्राम लिंक है वो मिल जाएगा, आज के सेशन में भी आप देख लेना। सो दिस सेशन इज प्रेजेंटेड बाय मी, माय नेम इज सौरभ पांडे। आज लास्ट डे है, देखो आज आखिरी दिन है, जनवरी 28 इस ऑफर का, जिसमें आपको 18,000 आप सेव कर सकते हो। 20% ऑफ आपको मिलेगा यूजिंग द कोड SPLIVE। तो देखो एक चीज़ देखो, मतलब जब आप अनअकैडमी में जाते हो, यूपीएससी सीएससी सेलेक्ट करते हो, तो ये जो अमाउंट है 18 मंथ्स के लिए आप पे कर रहे हो। इसमें जैसे मेरे कोर्सेज भी जो हैं, साइंस का कोर्स है, आईआर का कोर्स है, एग्रीकल्चर का कोर्स है, एनवायरनमेंट का कोर्स जो अभी आएंगे, रिवीजन कोर्सेस हैं। इसके अलावा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, टॉप एजुकेटर्स के जितने भी ये कोर्सेस हैं, मतलब सारे कोर्सेस, सारे एजुकेटर के आप एक्सेस कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, इसको मिस नहीं आपको जो है करना चाहिए। लास्ट डे है और लाइव क्लासेस होती है, मिस हुई तो रिकॉर्डेड क्लासेस देख सकते हैं, डायरेक्ट टीचर से भी बात कर सकते हैं। उसमें एक बटन होता है, प्रेस करो, डायरेक्ट अनअकैडमी ऐप के अंदर आप टीचर से बात करो। तो यहाँ जैसे आरंभ बैच 2024 के लिए शुरू हो रहा है, 27 आज से बैच शुरू हो रहा है। नहीं ज्वाइन किया, जरूर से ज्वाइन करना है। अगर आप 24 की तैयारी कर रहे हैं तो एकदम आपको जुड़ना चाहिए और लाइव क्लास अपना देखना चाहिए। एनसीईआरटी का जो बैच है बेसिक्स, उसको भी, एनसीईआरटी के जो बेसिक्स उसको भी आपको अच्छा अपना करना है, तो उसको आप चाहो तो अलग से भी ज्वाइन कर सकते हो। अगर इफ़ यू वांट कि ठीक है चलो एनसीईआरटी थोड़ा सा कवर करते हैं, तो यहाँ भी आप अलग से जो है वो चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। बट इस ऑफर में हर चीज़ इंक्लूडेड है। अगर आप 1.5 साल 2 साल के लिए जुड़ते हैं, अनअकैडमी ऑफलाइन सेंटर से भी आप जरूर से जाए, विजिट करें। और फरवरी 4 से वहाँ भी जो बैच है वो आपका शुरू हो रहा है। सो लेट्स स्टार्ट विथ टुडेज टॉपिक। देखो वाटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर आप इंडिया की बात करो, तो इंडिया में जो एक रिवर है, जो हमारा नदन हिस्सा है, यहाँ से तिब्बत के इलाके से जो इंडस वाटर आ रहा है, इंडस रिवर आती है, फिर वो पाकिस्तान के इलाके में चली जाती है। इस तरीके से तो देयर आर रिवर्स, जैसे इंडस है, चेनाब है, झेलम है, रावी है, ब्यास है, रावी है, ब्यास है। तो ये रावी है, ब्यास है, ये सब जो रिवर्स हैं, दीज आर, और सतलज है। ठीक है, तो जैसे जो इंडस, चेनाब और झेलम, ये रिवर्स हैं एज पर द इंडस वाटर ट्रीटी। ये रिवर्स का जो एलोकेशन है वो पाकिस्तान को किया गया है, और रावी, ब्यास और सतलज, इसका एलोकेशन इंडिया के पास है। अब ये इस पर डिस्कशन हो सकता है कि कैसे इस टाइप से एलोकेट किया गया, बट अभी जो पॉलिसी 1960 का इंडस वाटर ट्रीटी एग्जिस्ट करती है, एज पर दैट पॉलिसी ये चीज आपका रहता है। इसका मतलब क्या है कि अगर रिवर आ रही है, इंडस, चेनाब, झेलम, इसमें भारत कुछ बनाता है, कोई प्रोजेक्ट बनाता है, तो उसे फिर पाकिस्तान का कंसेंट चाहिए होगा। बहुत सारे लेवल पे डिफरेंसेस भी दोनों देशों के बीच में कंटिन्यूस बेसिस में कई सारे इश्यूज में देखने को भी मिले हैं। तो एक आयाम हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले एक जो अभी प्रेजेंट इशू है, दूसरा क्लाइमेट चेंज भी एक बड़ा फैक्टर बन गया है। बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज, जो क्लाइमेट चेंज है, क्लाइमेट चेंज से देखो ग्लेशियर पिघल रहा है। ग्लेशियर पिघलने के बाद जो पानी आता है बह के, फिर ये रिवर बढ़ती चली जाती है, और फर्दर इसका एक बहुत बड़ा रोल होता है पूरे सिविलाइजेशन को सस्टेन करने में। तो अभी देखो इंडिया ने नोटिस सेंड किया पाकिस्तान को कि 1960 का जो इंडस पैक्ट है उसको अमेंड किया जाए, एंड कहा गया कि जो 62 ईयर ओल्ड इंडस वाटर ट्रीटी है उसको चेंज किया जाए
खास तौर से कई सारे जैसे अभी इश्यूज भी हैं किशन गंगा को लेकर, रटल डैम जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट आगे डिस्कस करेंगे, दोनों जम्मू एंड कश्मीर रीजन के अंदर है। अब उसमें अगर डैम बनाया जा रहा है और रन ऑफ रिवर, जैसे किशन गंगा प्रोजेक्ट क्या रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट है, रन ऑफ रिवर जैसे फॉर रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट का मतलब क्या हुआ, जैसे अगर आप ये पानी बह रहा है, अब इस पानी को आपने डैम में रोक लिया तो वो रन ऑफ रिवर नहीं, अभी नेचुरल जो फ्लो है पानी का आप उसका इस्तेमाल करोगे और फिर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन आप करोगे, तो वो रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट हम कहते हैं। तो इंडिया ऑल्सो प्रोटेस्टेड पाकिस्तान जो यूनिलैटरल डिसीजन है कि कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में जो हेग में लोकेटेड है, जो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन वहां वो रीच कर रहा है, तो इसके बारे में भी परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के अंदर जो भी है तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। गवर्नमेंट ने लिखा भी कि जो भी ट्रीटी है उसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, आर्टिकल 12 सब क्लॉज 3 ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी, जिससे कि फिर जो भी एक फाइनल प्रोविजन है उस तक रीच किया जा सकता है। इंडस वाटर ट्रीटी एक स्टैब्लिश्ड वाटर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रीटी है इंडिया पाकिस्तान के बीच में, जो हम लोग ने डिस्कस किया, और वी कैन से ये साइन किया गया था कराची के अंदर सितंबर 1916 इंडियन प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर अयूब खान उनके द्वारा ये ट्रीटी साइन किया गया था। और इसमें जो इंटरमीडिएटरी जो मध्यस्थता का काम किया गया था वो वर्ल्ड बैंक के द्वारा किया गया था। अच्छा, इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि चाइना के साथ ऐसी ट्रीटी हमारे पास नहीं है, मतलब हम लोग कहते हैं कि वी हैव अ डिफरेंस विद पाकिस्तान, बट पाकिस्तान के साथ इंडस के लिए ऑलरेडी जो आपकी ट्रीटी वो साइंड है। चाइना के साथ ऐसी कोई ट्रीटी साइंड नहीं है। चाइना से ब्रह्मपुत्र रिवर आ रही है और ब्रह्मपुत्र एक इंपॉर्टेंट रिवर है अगर देखा जाए, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में उसका एक बड़ा रोल है। नॉर्थ ईस्टर्न का जो इलाका है वहाँ पे एक जो है बड़ा रोल आप कह सकते हैं ब्रह्मपुत्र रिवर का, चाहे वो इकोलॉजी हो, वहाँ सस्टेनेबिलिटी है, सिविलाइजेशनल एस्पेक्ट है, हर लेवल पे ब्रह्मपुत्र का इंपॉर्टेंट रोल है। बट अगर देखा जाए तो अगर सपोज ब्रह्मपुत्र के ऊपर कोई डैम बनाया जाए तो लीगली हम चाइना को कुछ नहीं कह सकते हैं। अगर चाइना जैसे कई डैम्स भी डेवलप कर रहा है, बनाने का प्रयास कर रहा है, और उस वजह से हमें भी अपने जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है वहाँ पे डैम के डिजाइन में परिवर्तन कई बार करना पड़ता है। तो ये सब चीजें रेगुलेट नहीं हो सकती, क्यों? क्योंकि चाइना के साथ हमारी ऐसी कोई ट्रीटी नहीं है। लेकिन पाकिस्तान के साथ ऑलरेडी स्टैब्लिश ट्रीटी है, और इसमें जैसे जो वेस्टर्न रिवर्स हैं इंडस, झेलम, चेनाब, उस पर पाकिस्तान को एलोकेट किया गया। ईस्टर्न रिवर रावी, व्यास, सतलज, ये इंडिया को एलोकेट किया गया है। एक कमीशन है जिसे हम परमानेंट इंडस कमीशन भी कहते हैं। अब इसमें दोनों देश के आपके मेंबर्स प्रेजेंट होते हैं, वो ये देखते हैं कि इंडस वाटर ट्रीटी के सारे प्रोविजन सही से इंप्लीमेंट हो रहे हैं कि नहीं। अगर किसी पे डिस्प्यूट रेज होता है तो ऐसे डिस्प्यूटेड इलाके में या फिर ऐसे कोई डैम बनाया जा रहा तो उस डैम में जाके अपना जो डैम है उस डैम में जो है जाके देखना कि कहीं कोई प्रोविजन का ब्रीच तो नहीं हो रहा है, ये प्रोविजन को तोड़ा तो नहीं जा रहा है। तो दोनों कंट्रीज के बीच में काफ़ी सारे डिफरेंसेस भी ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे थे। दोनों कंट्रीज की अगर बात करें, जैसे पाकिस्तान ने ऑब्जेक्शन रेज किया किशन गंगा प्रोजेक्ट जो कि झेलम रिवर है, रटल डैम आई थिंक जो कि चेनाब रिवर है, तो उसका कहना था कि झेलम है, चेनाब है, ये जो रिवर्स हैं तो विदाउट टेकिंग द कंसेंट और उनको इन्फॉर्म किए हुए या एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रखा गया कि वो पाकिस्तान एग्री नहीं कर रहा था कि ऐसे प्रोजेक्ट्स को बनाया जाए, ये इंडस वाटर ट्रीटी के खिलाफ ऐसा उनका कहना था। फिर आर्टिकल 3 और आर्टिकल जो 7 है ट्रीटी का, इसके तहत इंडिया को परमिटेड है कि अगर कोई हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर फैसिलिटी इन रिवर्स पे बनाया जा सकता है। मतलब अगर कुछ रिवर्स को एलोकेट किया गया है, लेकिन देयर आर सर्टेन यूजेस जिस पर्पस के लिए जो डैम्स हैं वो बनाए जा सकते हैं। जो डिफरेंसेस है और भी लेवल पे देखने को मिला, बहुत सारे लेवल पे देखने को भी मिला है। इवन जो भी डिफरेंसेस है उसको सॉल्व करने के लिए पाकिस्तान ने वर्ल्ड बैंक को भी अप्रोच किया है और आर्टिकल 9 क्लॉज 5 के बारे में ट्रीटी का बताया है। इसके बाद इंडिया ने भी रिक्वेस्ट किया कि एक न्यूट्रल एक्सपर्ट जो पैनल है उसका गठन किया जाए डिफरेंट आर्टिकल्स का इस्तेमाल करके। अब देखो इतने आर्टिकल्स तो याद नहीं रहेंगे ट्रीटी के, बट हाँ ये आपको याद रखना है कि पाकिस्तान ने वर्ल्ड बैंक को जो है वो अप्रोच किया। फिर इंडिया ने कहा कि एक न्यूट्रल कमिटी का गठन होना चाहिए। 31 मार्च 2022 में वर्ल्ड बैंक ने कुछ इश्यूज पे डिसाइड भी किया है, एंड like two separate processes by appointing a neutral expert और चेयरमैन फॉर द कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। न्यूट्रल एक्सपर्ट और जो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का गठन किया गया उसमें अपॉइंटमेंट किया गया कि जो भी इश्यूज हैं उसको एक प्रकार से इम्प्लीमेंट किया जाए, लेकिन जो भी सॉल्यूशन दिया गया है दोनों पार्टीज मतलब दोनों देशों के द्वारा उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया। पाकिस्तान ने आर्टिकल 7 क्लॉज 2 का इस्तेमाल करके फ्यूचर कोऑपरेशन और इसने
ऑब्जेक्शन रेस किया है कंस्ट्रक्शन और टेक्निकल डिजाइन जो पकल दुल और लोअर कल्हानी कलनाई हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है मारुसुधर रिवर जो एक ट्रिब्यूटरी है चेनाब की। तो ये थोड़ा ज्योग्राफी के लिए भी आप याद रखो कि इस पर भी इन्होंने इशू रेस किया। तो पाकिस्तान ने देखो आपका किशन गंगा पे, उसके बाद रैटल डैम, किशन गंगा झेलम रिवर पे, रैटल डैम जो है वो आपका चेनाब के अंदर, पकल दुल की बात किया जाए या लोअर कलनाई हाइड्रो पावर प्लांट है वो आपका मरसुधर रिवर जो कि ट्रिब्यूटरी है चेनाब की उस पे लोकेटेड है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना। तो इंडिया ने कई सारे अपने कंसर्न रेस किए हैं। पाकिस्तान जैसे उसने फजेलिका ड्रेन को ब्लॉक कर दिया है एंड जिसकी वजह से जो बॉर्डर एरिया में पानी है उसमें पोल्यूशन इंक्रीज हो रहा है क्योंकि उसको ब्लॉक करने की वजह से पानी का नेचुरल फ्लो ब्रेक हुआ है और इट इज रिजल्टिंग इनटू वाटर पॉल्यूशन अलॉन्ग द बॉर्डर एरियाज। ये भी है। अब कई प्रकार की मीटिंग आपकी होती है, जैसे जब इंडस कमीशन या परमानेंट इंडस जो कमीशन उसकी मीटिंग होती है 117 नंबर की 118 नंबर की मीटिंग आपकी हुई है और उसमें ये सब इश्यूज को रेज किया। जैसे 117th जो मीटिंग आपकी हुई थी उसमें इंडिया ने कहा कि जो फ्री फ्लो है फैजेलिका ड्रेन सतलुज का उसको अलाउ किया जाए, उसको ऐसा ब्लॉक ना किया जाए। अब क्या क्या चीजें हम सीख सकते हैं इस ट्रीटी की बात किया जाए तो देखो ट्रीटी है। देखो ट्रीटी होने का फायदा यह है कि कोई इशू है उसको रिजॉल्व किया जा सकता है। पता है सर्टेन गाइडलाइंस दोनों देशों को फॉलो करना है। अगर डिफरेंसेस एग्जिस्ट करते हैं तो उस डिफरेंसेस को मीट करने के लिए भी देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि आप जो डिफरेंसेस है उन डिफरेंसेस को भी मीट आप कर सकते हो। उसके लिए भी इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है और कन्फ्लिक्ट हो कोऑपरेशन है वो एक फ्रेमवर्क के तहत किया जा सकता है। ऑल्दो जो टेंशन है वो एग्जिस्ट करता है लेकिन ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आज के समय में कुछ चेंजेस करना चाहिए क्योंकि क्लाइमेट चेंज और ये सब जो चेंजेस आ रहे हैं और इससे जो अमाउंट ऑफ वाटर इन रिवर्स में जा रहा है वो भी कम हो रहा है, उसमें भी चेंजेस आ रहे हैं। रेनफॉल पैटर्न जो कि एड ऑन करता है पानी के अंदर, जब इंडस वाटर रिवर बहती है तो उसमें भी रेनफॉल पैटर्न, ग्लेशियर की मेल्टिंग, ये सब चीज़ें हो रही हैं। रिलेशन विद चाइना, सब चीज़ें अफेक्ट हो रही है। तो यहाँ पे जरूरी है कि एक अच्छा वाटर मैनेजमेंट कोऑपरेशन लेकर आया जाए। ऑल्दो अच्छा कोऑपरेशन चल रहा है पूरे इस रीजन के अंदर बिकॉज ऑफ दिस ट्रीटी, पॉजिटिव सेंस में अगर देखा जाए। पोटेंशियल की बात किया जाए तो क्लाइमेट चेंज एक बड़ा फैक्टर है। जैसे अभी हमने देखा इंडिया पाकिस्तान ज्वाइंट रिसर्च कर सकते हैं कि अच्छा फ्यूचर के अंदर क्या बदलाव हो सकता है क्योंकि देखो इंडस रिवर इंडिया के लिए भी इंपॉर्टेंट है। उसकी जो ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो इंडिया के लिए भी इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान के लिए भी इंपॉर्टेंट है। और इवन देखा जाए तो जो ये रिवर से चाइना से ओरिजिनेट होती है और वहां पे अगर बदलाव क्लाइमेट लेवल पे कंटिन्यूस बेसिस में जो इतना बड़ा बदलाव होगा उसको कैसे मीट किया जाए, ग्लेशियर की मेल्टिंग या रेनफॉल पैटर्न पे बदलाव है, रिवर्स में क्या चेंजेस आ रहे हैं, अमाउंट ऑफ वाटर कितना है, क्लाइमेट चेंज होगा तो उसका क्या इंपैक्ट रिवर पे पड़ेगा, इन सब बातों पर चर्चा करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। और इस पर कंटिन्यूस बेसिस में जो चर्चा है वो दोनों देश को करना चाहिए, जो रिसर्च है वो दोनों देश को करना चाहिए एंड देन दे कैन कोऑपरेट, पीस स्टेबिलिटी में दोनों एक आगे बढ़ सकते हैं एंड जहां भी जरूरत है विकास में एक दूसरे के पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कोऑपरेशन किस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में किया जा सकता है, वाटर मैनेजमेंट प्रॉपर कैसे किया जा सकता है, इस पे भी फोकस किया जाए। अब दूसरा एक आता है वो है परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के बारे में। परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन क्या है, जिसे शॉर्ट में पीसीए भी कहते हैं। कई बार मैंने आपसे डिस्कस किया देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन एंड आपका जो आपका ये सीजीआई आपका जो यूएन का है प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन की बात करें तो यहाँ पे परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन क्या है, ये कोर्ट ट्रेडिशनल सेंस में नहीं है। ये एक प्रकार से मध्यस्थता का काम करता है। अगर मेंबर स्टेट या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट पार्टीज किसी इंटरनेशनल एग्रीमेंट को अगर उन्होंने साइन किया है, जैसे मान लो इंडस वाटर ट्रीटी उन्होंने साइन किया है, अब उनको लगता है कि एक जजमेंट आना चाहिए, तो ये जो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है ऑफर करेगा अपनी सर्विस की, ठीक है आपने इंटरनेशनल जो एग्रीमेंट साइन किया है अब हम उस पर डिस्कशन कर सकते हैं, वी कैन डिस्कस ऑन इट। एंड जो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है इसमें कोई भी डज नॉट हैव परमानेंट जजेस इसमें नहीं होते हैं। ये फर्स्ट हेग पीस कॉन्फ्रेंस नीदरलैंड 1899 के अंदर इसका गठन भी किया गया था एंड ये बाइंडिंग नहीं है। देयर इज नो अपील प्रोसेस यूएन ट्रिब्यूनल में कि यानी कि जो डिसीजन इसके द्वारा दिया जाए उसको फिर आप दूसरे मतलब यूएन में जाके अपील कर सको, तो ऐसा नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक है, दिस इज रिलेटेड विद द ग्राउंड वाटर। देखो भारत में ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल बहुत अधिक होता है, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज इवन कंस्ट्रक्शन में बहुत इस्तेमाल करते हैं। ऑल्दो रेगुलेशन तो अलाउ नहीं करता है लेकिन फिर भी लोग करते हैं। ग्राउंड वाटर का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, तो ग्राउंड वाटर के गवर्नेंस को हम कैसे इंप्रूव करें इस पर वर्क करना जरूरी है। तो टॉपिक आपका जीएस पेपर 3 में भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। पॉलिटी गवर्नेंस की बात करें तो उस पर भी ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो इंडियाज ग्राउंड वाटर गवर्नेंस इज इन बेटर शेप,
इंडिया का जो ग्राउंड वाटर गवर्नेंस है वो एक बेटर शेप में है। कैसे है, क्या आर्गुमेंट है, ये है। और ऐसे आर्टिकल्स बहुत रेयरली आते हैं, मतलब 2-4 आ गए, 6 महीने में 1-2 आर्टिकल्स आ गए, तो ये कंटेंट ध्यान रखना, क्योंकि ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट इशू ज्योग्राफी में भी पूछा जा सकता है, आपके एनवायरमेंट में भी इसमें बढ़िया प्रश्न जो है फ्रेम हो सकता है। सो इंडिया में 18% वर्ल्ड पॉपुलेशन है, 2.4% टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है, और हम 4% टोटल वाटर रिसोर्स को कंज्यूम करते हैं। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट की अगर बात करें तो इंडिया लार्जेस्ट ग्राउंड वाटर यूजेस है। तो ये थोड़ा सा फैक्ट आप याद रखो कि इंडिया में सबसे अधिक ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल किया जा रहा है, और कंटिन्यूस बेसिस में, जैसे आप देखो पॉपुलेशन भी इंक्रीज हो रही है, इकोनॉमी भी इंक्रीज हो रही है, पानी की कमी भी हो रही है, तो ग्राउंड वाटर का कंजम्पशन कंटिन्यूस बेसिस में इंक्रीज होता चला जा रहा है। कंटिन्यूस बेसिस में जो ग्राउंड वाटर है उसका इंक्रीज हो रहा है। तो ग्राउंड वाटर की बात करें तो इंडियन एग्रीकल्चर ड्रिंकिंग वाटर, चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे अर्बन एरियाज हो, तो वहां उनका एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, एक बैकबोन के रूप में। लगभग 80% जो कंट्री का ड्रिंकिंग वाटर है, 2/3 इरिगेशन नीड्स ये इसी के माध्यम से होता है। ग्राउंड वाटर इंडिया की वाटर सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। इवन यूएन वर्ल्ड वाटर डे 2022 इसका जो थीम है ग्राउंड वाटर रखा गया है, तो देयर इज हाई पॉसिबिलिटी, देखो 2022 के अंदर ये हाईलाइट किया गया था, ग्राउंड वाटर की इंपॉर्टेंस पर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया था कि जो थीम है वो थीम भी आपकी ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल। यहाँ पे क्या है कि कितना इंपॉर्टेंट रिसोर्स ग्राउंड वाटर है, तो इस रिसोर्स को हम कैसे सही से इस्तेमाल कर सके, इसका प्रॉपर कैसे मैनेजमेंट कर सके, ये देखना जरूरी है। तो यहाँ पे जो केंद्र सरकार है, राज्य सरकार एक सर्टेन गोल को लेके काम कर रहे हैं। इवन किस प्रकार से पानी का सही से मैनेजमेंट किया जा सके, सस्टेनेबल वे में मैनेजमेंट किया जा सके, उस पर फोकस किया जा सके। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल पे देखा जाए तो यहाँ पे कहा गया कि रिडक्शन इन ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन टू बिलो 70%, टारगेट रखा गया कि अगर आप 100 लीटर पानी निकाल रहे हो तो इसको 70% से रिड्यूस करना है, ऐसा एक तरीके से गोल भी रखा गया है। डिजिटल वाटर लेवल रिकॉर्डर्स रखे गए हैं, जैसे कितना पानी एक्सट्रैक्ट हो रहा है तो ये वाटर लेवल रिकॉर्डर्स एक रहेगा। पीरियोडिक समय समय पे मॉनिटरिंग करना, वो ग्राउंड वाटर की क्वालिटी कैसी है, कहाँ कहाँ पे एक्यूफर्स हैं, एक्यूफर्स मतलब जमीन के नीचे जो पानी स्टोर होता है, एक स्ट्रक्चर होता है उसे एक्यूफर्स बोलते हैं, कहाँ कहाँ पे आपके एक्यूफर्स है उस डेटा को शेयर करना जिससे उसका प्रॉपर मैनेजमेंट हो सके। ग्राउंड वाटर का जो एक्सट्रैक्शन है इंडस्ट्रीज के द्वारा किया जाता है, बहुत सारे जैसे पेपर इंडस्ट्री और क्लॉथ से रिलेटेड इंडस्ट्री है, तो ये बहुत ज़्यादा ग्राउंड वाटर का एक्सट्रैक्शन करते हैं, तो उसको भी प्रॉपर रेगुलेट करना, और समय समय पर जो ग्राउंड वाटर के रिसोर्सेस है उसका असेसमेंट करना, और ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट जो है कंटिन्यूस बेसिस में करना, ये सब इश्यूज आपको ध्यान में रखना। मई 2019 में कई प्रकार के स्टेप लिए गए, जैसे प्रधानमंत्री अंडर द लीडरशिप ऑफ द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जल शक्ति मिनिस्ट्री ये आपकी क्रिएट की, जिसमें क्या है मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स, रिवर डेवलपमेंट, गंगा रिजुविनेशन और ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन को मर्ज करके एक मिनिस्ट्री किया जाए, जिससे कि एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट किया जा सके और वाटर रिसोर्सेस को प्रॉपर तरीके से मैनेज किया जा सके। कितना डिमांड है वाटर की और कितना सप्लाई है वाटर का, वो सब मैनेज अच्छे से आपकी किया जा सके। इंपॉर्टेंस कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को इंक्रीज करने के लिए तो जल शक्ति अभियान आपका लेकर आया गया, और उसमें लाइक जिससे कि जो जल शक्ति है उसे जल लाइक इनटू जल शक्ति थ्रू एसेट क्रिएशन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, कैच द रेन कैंपेन, एक्सटेंसिव अवेयरनेस कैंपेन, ये सब किया गया। मतलब जो पानी है उसको बचाना, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करना। तो आपको याद रखना कैच द रेन कैंपेन के तहत वाटर हार्वेस्टिंग पर फोकस करना, ऐसी जगह है जहां पे पानी स्टोर हो सके उसको क्रिएट करना, लोगों को अवेयरनेस जनरेट करना कि देखो पानी का इस्तेमाल आपको सही से करना। ये सारे कदम जो है वो आपके जो है फोकस आपके फोकस किए गए हैं। फिर अटल भूजल योजना है, नेशनल प्रोजेक्ट ऑन एक्यूफर मैनेजमेंट है। तो यहाँ पे अटल भूजल योजना, भूजल का मतलब ही ग्राउंड वाटर होता है, तो किस तरीके से बेटर तरीके से ग्राउंड वाटर को हम रेगुलेट कर सकें, उसका सही से मैनेजमेंट कर सके, या फिर जो एक्यूफर्स हैं उनको प्रॉपर मैनेजमेंट कर सके। ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट का जो पार्टिसिपेटरी ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट की बात करें उसको, उस गोल को हम अचीव कर सके, और उसके लिए जो भी बिहेवियरल चेंजेस हैं उनको लेकर आना। जैसे मान लो कोई ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट, एक्यूफर मैनेजमेंट या ग्राउंड वाटर को एक तरीके से सेव करना, वाटर हार्वेस्टिंग, ये सब चीज़ों में रहता, तो ऐसी इंडस्ट्रीज, कम्युनिटी, उनको इंसेंटिवाइज करना, जो बिहेवियर चेंजेस है उसके प्रति कि अगर आप इस तरीके से बदलाव करोगे तो कुछ आपको ये सारे बेनिफिट्स भी मिलेंगे। ये सारी चीज़ें भी आपकी हाईलाइट किया गया। फिर जो भी आपके ग्राउंड वाटर उसका प्रॉपर मैपिंग करना इस प्रोग्राम के तहत, एंड फोकस करना कि जो डेटा है वो जनरेट हो सके और एक इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग की जा सके, इस पर भी फोकस करना। सेफ ड्रिंकिंग वाटर सारे रूरल हाउस होल्ड तक अगर हमें पहुंचाना तो ग्राउंड वाटर का भी एक इंपॉर्टेंट रोल
होगा वाटर हार्वेस्टिंग, और इसके माध्यम से ही ग्राउंड वाटर हम लेकर आ सकते हैं। जल जीवन मिशन पे इस पर फोकस भी किया गया कि सभी के पास जो ग्राउंड वाटर है, ड्रिंकिंग वाटर है, उसको पहुंचाया जाए, लेकिन विदाउट द पार्टिसिपेशन ऑफ द कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा जरूरी है। गवर्नमेंट एजेंसीज, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, कम्युनिटी, इन सब का पार्टिसिपेशन होगा, देन ओनली वी विल बी एबल कि जो ग्राउंड वाटर रिसोर्सेस है उनको हम सही से इस्तेमाल कर सकें, उसे प्रॉपर मैनेज कर सकें। नेक्स्ट, कल भी हमने एक टॉपिक चीता के बारे में डिस्कस किया था, और एक टॉपिक आज भी है। अगर आप सेशन लाइव देख रहे हो तो यूआईएस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना है, और इससे पुराने वाले वीडियोस अगर आपको देखने हैं, जैसे तो 3 वीडियोस तो आपको इसी वीडियो सेक्शन में मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट है ऑलरेडी, ठीक है, प्लेलिस्ट में जाना, सारे वीडियोस आपको उसमें मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस यू विल गेट, ठीक है। तो आप प्लेलिस्ट में जाओ, हिंदू वाली प्लेलिस्ट में, तो उसमें यू विल गेट सारे, जितना जब से ये इस चैनल पे सेशन चल रहा है, तो हिंदू का पूरे टॉपिक्स आप देख सकते हो, दैट यू कैन सी, ठीक है। तो उसको आप लोग जरूर से गो थ्रू होना, दैट इज इंपॉर्टेंट। कल संडे का सेशन है, कल संडे को साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट बड़ा इशू आता है, तो वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे कल भी। और आज का ये सेशन, ये भी काफी इंपॉर्टेंट सेशन आपका बन जाता है। खासतौर से देखो, हेडलाइंस बेस्ड टॉपिक्स पर बहुत अधिक फोकस नहीं करना है, इश्यूज पर, कंसेप्ट पर फोकस करना जरूरी बन जाता है। कहीं से भी देखा, चाहे वो एडिटोरियल्स हों, पॉलिटिकल डिबेट्स जो चलती रहती है, उसको आप इंटरेस्टेड रीड कर सकते हैं, बट हाँ, उसमें ऐसा नोट्स बना बना के मतलब आपको अपने पेज नहीं भरने हैं, वो आपके लिए इतना हेल्पफुल नहीं होगा। तो ये देखो, चीता के ऊपर कल भी हमने डिस्कस किया था। आज भी देखो, चीता की बात करें तो 12 और चीता साउथ अफ्रीका से भारत लेकर आए जाएंगे। अब इसमें कुछ इश्यूज है, ये तो एक प्रकार से एक हेडलाइंस है। अब ये आपसे नहीं पूछा जाएगा कि साउथ अफ्रीका से कितने चीता लाए गए, ऐसा प्रश्न बहुत ही रेयर है। एक तो देखो, कूनो नेशनल पार्क है, उसके बारे में हमने डिस्कस किया, जो मध्य प्रदेश में लोकेटेड है, तो वहां पे इसको इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। सो इंडिया और साउथ अफ्रीका ने एग्रीमेंट, लॉन्ग पेंडिंग एग्रीमेंट साइन किया, जिससे के तहत 12 चीता भारत में लेकर आए जाएंगे। तो क्या कंजर्वेशन ऑब्जेक्टिव है अगर हम चीता को इंडिया में इंट्रोड्यूस करते हैं? तो ऑफिशियली जो स्टेटेड गोल है कि जो चीता पॉपुलेशन इंडिया के अंदर जो लेकर आई जा रही है, जिससे कि चीता अपने फंक्शनल रोल को परफॉर्म करे एज अ टॉप प्रेडेटर, एंड टू प्रोवाइड स्पेस फॉर एक्सपेंशन ऑफ द चीता विद इन इट्स हिस्टोरिकल रेंज। तो देखो, ऑब्जेक्टिव ये है कि पहला, कि देखो उस रीजन में, जो कूनो नेशनल पार्क है, उस रीजन में एक टॉप प्रेडेटर के रूप में काम करे। प्रेडेटर का मतलब क्या हुआ कि जो दूसरे जानवरों को खाता भी है, उसका फूड है, ये ऐसा घास और ये सब नहीं खाते, तो यहाँ दूसरे जानवरों को शिकार करके ये खाने का काम है। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या चीता यहाँ पे टॉप प्रेडेटर है, क्योंकि यहाँ टाइगर भी है और भी कई जीव हैं जो वहाँ टॉप प्रेडेटर के रूप में काम करते हैं। तो वेदर चीता विल बी अ टॉप प्रेडेटर और नॉट, ये एक सोचने वाली बात है। लेकिन ये भी कहा गया कि भारत में चीता की पॉपुलेशन बहुत ह्यूज थी। अब हिस्टोरिकल रेंज तक कैसे हम पहुंचे, कि जैसे पहले हमारी पॉपुलेशन थी चीता की, उस तरीके से हम इसकी पॉपुलेशन को इंक्रीज कर सके। तो ये भी एक एफर्ट हम लेकर आना चाह रहे हैं कि जहां पे चीता पहले हुआ करते थे, अब वहां दोबारा से चीता कैसे लेकर आया जाए, और उनके लिए कंजर्वेशन एफर्ट किस तरीके से हाईलाइट किया जाए, ये भी एक आपका रखा गया। सो अफ्रीकन चीता की अगर बात करें, दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द रोल ऑफ अ टॉप प्रेडेटर इन दीज हैबिटेट्स। यहाँ पे अफ्रीकन चीता, देखो एक चीज ये भी ध्यान में रखना, जैसे कल भी हमने डिस्कस किया कि जो अफ्रीकन चीता और एशियन हैबिटेट में, तो अफ्रीकन चीता का और एशियन चीता में जो थोड़ा जेनेटिक डाइवर्सिटी भी देखने को मिलता है। तो वेदर द अफ्रीकन चीता विल कम, और वो सर्वाइव कर पाएंगे क्या इस जगह पे, क्योंकि अभी जैसे कल ही डिस्कस किया था कि एक बीमारी जो है वो एक चीता को फैली है, वो एक प्रकार से एक इन्फेक्शन है, वो फैला। कल उस इन्फेक्शन के बारे में हमने डिस्कस भी किया था। तो ऑलरेडी जहाँ पे टाइगर, लिपर्ड्स ऐसी पॉपुलेशन है, एशियाटिक लाइन हम इंट्रोड्यूस करने की बात कर रहे हैं, तो ऐसे में क्या दे विल एक्ट एज अ टॉप प्रेडेटर और नॉट। फिर ये जो ड्राई हैबिटेट इंडिया के अंदर है, वहाँ पे कई प्रकार के दूसरे जीव हैं जो ऐसा रोल परफॉर्म भी करते हैं, कैराकल, वुल्फ जैसे दूसरे जीव भी है। और यहाँ पे चीता एज अ कैरिज्मेटिक फ्लैगशिप अम्ब्रेला स्पीसीज टू गार्नर रिसोर्सेज फॉर रिस्टोरिंग ओपन फॉरेस्ट सवाना सिस्टम दैट विल बेनिफिट द इकोसिस्टम्स। अब ये लाइन आपको याद रखनी है। यहाँ पे देखो साफ साफ है कि अगर हम लेकर आ रहे हैं चीता, तो जो कुछ ऑब्जेक्टिव्स अभी हमने डिस्कस किया, इसके अलावा भी क्या है कि जो रिसोर्सेस हैं उनका सही से इस्तेमाल किया जा सके। उस वेजिटेशन, जो सवाना वेजिटेशन में आपका जो ट्री प्लस ग्रासेस, ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, तो ये सवाना या सुडान टाइप वेजिटेशन जिसे हम कहते हैं। तो किस तरीके से जो रिसोर्सेस हैं, उन रिसोर्सेस को रिस्टोर किया जा सके, रिस्टोरिंग ओपन फॉरेस्ट। अगर चीता होगा तो फिर वहाँ पे प्रोटेक्शन मेजर्स भी बहुत सारे होंगे, कई प्रकार से बायोडाइवर्सिटी इकोसिस्टम को कंजर्व करने के लिए एफर्ट्स भी बहुत अधिक आपके रहेंगे। तो जब आप फॉरेस्ट को रिस्टोर करोगे, अब यहाँ से बहुत ध्यान से इस आर्गूमेंट को समझना कि पहले जो फॉरेस्ट है तो कोई पर्पस नहीं, तो आप उसको कंजर्व नहीं करोगे। ये फॉरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट फॉरेस्ट
फॉरेस्ट है, सवाना टाइप वेजिटेशन है इसमें। एक बार चीता इंट्रोड्यूस हो गया तो चीता को कंजर्व करने के लिए आप बायोडाइवर्सिटी और इकोसिस्टम का कंजर्वेशन करोगे, और जब आप इसका कंजर्वेशन करोगे तो ये पूरे फॉरेस्ट का कंजर्वेशन करोगे। और इससे अगर आपने जैसे मान लो अगर आपने फॉरेस्ट, ग्रासेस, इन सब का कंजर्वेशन किया तो जितना भी ये फॉरेस्ट है इससे कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, मतलब एटमॉस्फेयर में जो कार्बन है उसको भी ये ट्रीज, ग्रासेस यूज करते हैं CO2 का इस्तेमाल करके, और फिर ये अपना फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के माध्यम से अपना फूड को प्रिपेयर करते हैं। तो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन भी बढ़ेगा, मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड आपके एटमॉस्फेयर में है दैट विल बी कन्वर्टेड इन डिफरेंट फॉर्म। तो ये चीज हेल्प करेगी, मतलब चीता के कंजर्वेशन से इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन और ये सब चीजें भी देखने को मिलेगा, साथ में कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन के लिए भी आपका फैसिलिटेट होगा। नेक्स्ट देखते हैं, होम मिनिस्टर टू क्विट आफ्टर सुप्रीम कोर्ट सेज ही इज नॉट अ नेपाली सिटीजन। तो आपसे ये थोड़ा सा न्यूज के रूप में देखना कि हाल में ही ऐसे कौन से देश में ऐसा हुआ। तो IR के अंदर वहां के होम मिनिस्टर को कहा गया कि तुम सिटीजन नहीं हो, तो इसलिए उन्हें आपका होम मिनिस्टर की पोस्ट छोड़नी पड़ेगी, उसकी पार्टी भी जो है वो डिसमेंटल आपकी हो सकती है। ठीक है, सो मेंस का क्वेश्चन देखते हैं। इससे पहले देखो आज लास्ट डे है, जनवरी 2028 है, और ये जो अमाउंट आप देख रहे हैं इस अमाउंट में ज्योग्राफी, हिस्ट्री, आप मतलब जितने सब्जेक्ट्स आपको पढ़ना है, GS 1 2 3 4 प्रीलिम्स, मेंस, सारे एजुकेटर के सारे कोर्सेस आप एक्सेस कर सकते हो। आरंभ बैच भी है, जो कि अगर आप 24 की तैयारी कर रहे हो तो वो भी शुरुआत हो रही है। तो यहाँ पे बैच आज से शुरू हो रहा है, और इस ऑफर का लास्ट डेट कल है। ठीक है, तो सॉरी, लास्ट डेट भी आज है, बैच कल से शुरू हो चुका है, 27 से बैच शुरू हो चुका है, ऑफर का लास्ट डे आज है। आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो ये अमाउंट एक तो रिड्यूस होगा, और इसमें लाइव क्लासेस होंगी, सारे एजुकेटर के सारे कोर्सेस आप एक्सेस कर पाओगे। कोड यूज करना SPLIVE। कैसे ज्वाइन करोगे, unacademy.com में जाओ, UPSC CSC सेलेक्ट करो, SPLIVE, और ये कोड डाल के ज्वाइन कर लोगे तो आप मेरे कोर्सेज भी एक्सेस कर सकते हैं। मेंस का क्वेश्चन देख लो, कल का जो मेंस का क्वेश्चन है वो मैं आपको शेयर कर दूंगा, जो बेस्ट आंसर है वो शेयर कर दूंगा। तो यहाँ पे देखो, टू मीट अपकमिंग चैलेंजेस ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, इंडस वाटर ट्रीटी नीड टू बी रिफॉर्म्ड, एक्सप्लेन करना है। तो ये आपको लगभग 150 शब्दों में लिखना है। ठीक है, 150 वर्ड्स में लिखना है। जलवायु परिवर्तन के कारण आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए सिंधु जल संधि में सुधार की आवश्यकता है, इसको आपको एक्सप्लेन करना जरूर से लिखे। सो आज के लिए इतना ही। आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। सेशन को लाइक करें, शेयर करें, और US चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन एंड लेट्स क्रैक इट।